नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज हम भूगोल की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव हमारा एनसीईआरटी को पूरा करने के लिए है। तो शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इनकी वीडियोस और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमारे कुछ और भी इनिशिएटिव्स चालू हैं। जैसे क्वेश्चंस हम अपलोड कर रहे होते हैं प्रीवियस ईयर के जो आ चुके हैं, उनको आप लगातार देखिए, उनको फॉलो करिए। और इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, ये पहला चैप्टर है हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी का। बहुत सारे बच्चों को हिंदी में समस्या होती है, बहुत सारे हिंदी में लेक्चर्स मिल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। तो सौर मंडल है क्या, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले। तो सौर मंडल मतलब सूरज का परिवार। सूरज एक तारा है जो कि इस हमें सुबह सुबह दिखाई देता है, पूरे दिन भर में दिखाई देता है। और पृथ्वी ग्रह है जहाँ पे हम रहते हैं। तो इसके साथ ही पृथ्वी के और भी के जैसे ही और भी बहुत सारे ग्रह हैं इस सौर मंडल में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी के ग्रह के अलावा हम बात करेंगे उपग्रहों के बारे में, जैसे हमारा चंद्रमा है, और सारे ग्रह हैं, जैसे कि अ, हमारा सबसे पास वाला हमारे पास दो ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा, मंगल ग्रह है और शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के ही समान माना जाता है और उसको पृथ्वी की बहन भी समझा जाता है। सबसे पहले हम चंद्रमा के साथ शुरू करते हैं, जो कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है, चंद्रमा। और चंद्रमा के बारे में दो चीज़ हम समझ लेते हैं, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको कि हम रोज़ सुनते होते हैं। तो पूर्णिमा क्या है, जब पूरा चांद हमें दिखाई दे रहा होता है तो वो पूर्णिमा है। पूरा चांद कब दिखाई देता है, जब चांद के बीच में पृथ्वी सॉरी सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी नहीं आ रही होती है। तो सूरज से निकलने वाली सूरज से निकलने वाली रोशनी चांद पे पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जो कि परावर्तित होके हमारी पृथ्वी पे पहुंच रही होती है, जिससे हम देख पा रहे होते हैं चांद को। तो वो चांद जो पूरा दिखाई दे रहा होता है, उसी समय को पूर्णिमा कहते हैं। और जब चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो वो रोशनी जो सूर्य से आ रही होती है उसको रोक लेती है पृथ्वी, और वो चांद तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे चांद दिखाई नहीं देता, क्योंकि चांद के पास खुद की रोशनी नहीं होती है जैसा कि सूरज के पास होती है। तो ये हो गई पूर्णिमा और अमावस्या की बातें। इसके बाद हम बात करते हैं खगोलीय पिंडों के बारे में। आसमान में जो कुछ भी पिंड आपको दिखाई दे रहे होते हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गई और सारे ग्रह हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सूर्य के बारे में, जो कि एक तारा है। जैसे कि और सारे तारे रात में आपको आसमान में दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण बहुत छोटे दिखाई दे रहे होते हैं। उनमें से कुछ सूर्य से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसके बाद हम लोग तारामंडल के बारे में बात करेंगे। तारामंडल तारों का एक समूह होता है जो एक साथ चल रहे होते हैं, आकाश गंगा का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इन्हीं तारामंडल में से एक सबसे ज़्यादा जिसको हम जानते हैं वो है हमारा सप्तर्षि मंडल, जिसको कि हम आसमान में रात में देख रहे होते हैं। इसके आखिरी के दो तारे संकेत करते हैं ध्रुव तारे की तरफ, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। इन तारों के बाद हम बात करते हैं, ये इनका काम जो है, पहले के लोग दिशा पहचानने में भी करते थे। इसके अलावा पृथ्वी के बारे में हम बात करते हैं, जिनको कि प्लेनेट बोलते हैं, यानी ग्रह, जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। और मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट भी किया है, जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना है और जिन चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो एक क्वेश्चन बनता है जिसको कि आप ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य है। जब सूर्य के सबसे नजदीक का तारा पूछा जाएगा तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
कि सूर्य के नज़दीक सबसे तारा कौन सा है। इसके बाद एनसीईआरटी के आप इस पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरे सौरमंडल के बारे में दिया गया है। जो सबसे पहला ग्रह है सौरमंडल का, सूर्य के सबसे नज़दीक भी है, उसको कि हम बुध बोलते हैं, जो बहुत ही छोटा है और ये बहुत ही गर्म है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र ग्रह अपने वातावरण के कारण, सघन वातावरण के कारण ही सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, जिसको कि आप सभी जानते हैं नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में पानी मिलता है हमें। इसके बाद मंगल ग्रह है, जो कि पृथ्वी के बाद है, और मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है, जिनमें से कभी कभी कुछ पिंड धरती की तरफ आते हैं। और इन क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर जितने भी ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो कि सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टान से बने हुए हैं। इनकी ज़्यादातर इन ग्रहों की जो गैसें हैं वो सूर्य के इतने अत्यधिक तापमान के कारण उड़ गई हैं। इसके बाद आता है बृहस्पति, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों से बना हुआ ग्रह है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसका साइज कुछ और बड़ा होता तो शायद ये भी एक तारा होता। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा काल दी गई है, जो कि 11 साल 11 महीने और लगभग, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 11 साल में करता है, 11 महीने और लगभग 12 साल। ठीक है, अपने अक्ष पर और ये 9 घंटे में और 56 मिनट में घूम लेता है। इसमें चंद्रमा की संख्या लिखा है लगभग 53 है। इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जिसको कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक सहित। सूर्य के ठीक है, इसके बाद हम शनि देखते हैं। शनि अपने वलय के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल 29 साल है और 5 महीने। ये अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूम लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा रफ्तार है। इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है, जिसमें कि कुछ परिवर्तन आया है जिसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यूरेनस है, फिर शनि के बाद यूरेनस है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर इसका सब कुछ दिया गया है। ये लेटा हुआ ग्रह है और ये इकलौता ग्रह है जो अपने अक्ष पे लेटा हुआ है। इसके बाद आता है नेपच्यून, ये आखिरी ग्रह है। इसके अलावा प्लूटो भी एक ग्रह था जिसको कि बाद में ये हटा दिया गया ग्रह की कैटेगरी से। क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर जितने भी ग्रह हैं इन सभी को बाह्य ग्रह कहा जाता है और ये सभी गैसों के बने हुए ग्रह हैं। यहाँ पे तापमान अत्यधिक कम होता है, इसी कारण ये सभी बहुत ही ठंडे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, हमारी पृथ्वी के साथ साथ घूमता है और ये हट नहीं रहा है। ठीक है, जाने दीजिए इसे। इसके बाद सौरमंडल है। सौरमंडल यानी सौर परिवार। सौर परिवार के सभी सदस्यों के बारे में हम बात करेंगे। इसके कुल 8 ग्रह हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं और उनके साथ साथ उपग्रह हैं जो कि हम देख चुके हैं। और अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं जिनका मुखिया सूर्य है और इसी के चारों तरफ सभी चक्कर लगाते हैं। सूर्य को देख लेते हैं हम लोग। सूर्य सौर मंडल में प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन ईंधन है सूर्य का। ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बाद ग्रह आते हैं। सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार हम पहले भी देख चुके हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आंतरिक ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और जो बाह्य ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसको याद करने की एक टेक्निक भी दी गई है, लेकिन मुझे लगता है अभी तक आप लोग को याद हो गया होगा ये। इसके बाद है बुध, सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य के।
ये चीज़ें हम पहले भी बात कर चुके हैं। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, इसकी बहन समझ सकते हैं आप, क्योंकि ये आकृति और आकार में लगभग पृथ्वी जैसा ही है और इसके पास इसका खुद का सघन वातावरण है जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूटो की, जो कि पहले तक ग्रह माना जाता था लेकिन अब उसे ग्रह नहीं माना जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे वो नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉस करता था। फिर आती है बात पृथ्वी की। पृथ्वी जिसके आकार को भूआब भी कहा जाता है। भूआब को इंग्लिश में जियोइड कहते हैं। यहाँ पे पृथ्वी पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं और ये सूर्य से इतनी दूरी पे है जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी सूर्य की या किसी भी तारे के चारों तरफ ऐसी जगह जहाँ पे ग्रह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पा सकता है, उनको हम लोग गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं या हैबिटेबल जोन कहते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी का आकार भूआब है जिसे जियोइड कहते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसका सतह 2/3 पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी को कहा जाता है। फिर आता है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे आगे की वीडियोज़ में। चंद्रमा का व्यास देख लेते हैं। ये पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के सबसे पास का खगोलीय पिंड है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है और पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक ही पक्ष दिखाई देता है जो कि हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि लगभग इतने ही दिनों में चंद्रमा अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। इसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को आप पहले भी देखे होंगे या बात की होंगे या कई सारी मूवीज़ में इन्हें देखे होंगे। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जो कि आप लोग ऊपर पिक्चर में देखे ही थे। और इन्हीं से कहीं कुछ ग्रह, कुछ छोटे छोटे टुकड़े जब धरती पे आते हैं तो वो बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, जिनमें से कुछ डायनासोर्स के ख़त्म होने का भी कारण बताया जाता है। इसके बाद आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। फिर ये गर्म होकर जलने लगते हैं और आपको चमकदार दिखाई देते हैं और फिर अपने लिए आप कुछ विशेष भी मांग लेते हैं। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं आकाशगंगा के बारे में। ये शहरों में तो नहीं दिखाई देता है, ये गांव में जब काफ़ी अंधेरा होता है तब ये अक्सर हमें दिखाई देता है, और जब चंद्रमा वगैरह नहीं होता है, अंधेरी रात होती है, तो हम आकाशगंगा को साफ साफ देख सकते हैं आसमान में। ये एक दूधिया रंग की रोशनी होती है जिसको कि हम आकाशगंगा कहते हैं। ये हमारे मंदाकिनी का एक केंद्र बिंदु है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, जिनमें हम और आप रहते हैं। ब्रह्मांड की इस विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। खैर, ब्रह्मांड के बारे में किसी और वीडियो में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड और इसके बहुत सारे भागों के बारे में, बहुत सारे पिंडों के बारे में, जैसे ब्लैक होल और सभी चीज़ें। सबसे पहले हम हैं, हमारे चारों तरफ पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे हम जब देखते हैं तो सौर परिवार है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, और सौर मंडल जिस बड़े परिवार का भाग है उसे आकाशगंगा कहते हैं।
और आकाश गंगाएं मिलके इस ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं जिनमें हम रहते हैं। तो ये हो गया, आज की क्लास पूरी हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।